संगम आज के नमामि जो सर। आज का जो विषय है इंजीनियरिंग और जो एस्टैब्लिश्ड वेंडर्स या एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है उनके पास तरफ तक कैसे पहुंचा जाए, यही है ना। हाँ सर, यही है। अब मुझे क्या अपेक्षित है संघ को, इसके बारे में बहुत सी ज्यादा जानकारी नहीं है। अब सिर्फ सब्जेक्ट यदि आप इंजीनियरिंग बोलते हैं तो इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। जो भी कोई इंसान उसके उद्देश्य को लेके उस उद्देश्य तक के पहुंचने की कोशिश करे वो इंजीनियर है। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें जो रॉ मटेरियल है, घर का आटा है, आटा गूंथती है, उसको रोटियों में कन्वर्ट करती है। सब्जियों में रॉ सब्जियां, ये रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करके सब्जी बनाती है, वो एक इंजीनियर है। यदि हमारा कोई बुनकर इंसान कपास को लेके उसका धागा बनाता है, उस धागे से कपड़ा बनाता है और कपड़े से फिर उसकी जो अलग अलग चीजें बनाते हैं, शर्ट पैंट जो भी है, वो एक इंजीनियर है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अडॉप्ट करके उसको फाइनल प्रोडक्ट तक के पहुंचाना, इस प्रोसेस को इंजीनियरिंग कहा गया है, इंजीनियरिंग कहा गया है। अब इसमें काफी अलग अलग ब्रांचेस दी गई है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। वो इन्वेंशंस को हम कैसे प्रोडक्ट में बदला जा सकता है, वो प्रोडक्ट एट लार्ज ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, वो प्रोसेस को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। अलग अलग केमिकल्स का कॉम्बिनेशन करके उसकी दवाइयां बनाई जाती है। वो दवाइयां अलग अलग डिजीजेस या रोग जो है उसके ऊपर कारगर साबित होती है। वो किस प्रमाण में किया जाए, उसको प्रमाणित करने वाला व्यक्ति वो इंजीनियर है। तो ये एट लार्ज डेफिनेशन इंजीनियर की है कि कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट करके उसको यदि फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वो प्रोडक्ट यदि ह्यूमन बीइंग के लिए उपयुक्त किया जाए, उसको इंजीनियरिंग कहा गया है। अभी इस इंजीनियरिंग में काफी ब्रांचेस है। पहले तो बेसिक ब्रांचेस थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये तीन ही ब्रांचेस थी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये कंबाइंड ब्रांच थी, सिविल एक ब्रांच थी, यानी एट लास्ट सिर्फ दो ब्रांच थी। उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिकल को अलग किया गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये तीन मेन ब्रांच की गई है। उसमें जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए, जैसी जैसी उसकी उपयुक्तता प्रूव होते गई, उसके बाद में स्पेशलाइज ब्रांचेस शुरू हुई। तो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बाद में सबसे पहली ब्रांच जो आई है वो आई है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच आने के बाद में उसमें जो बहुत सी चीजें हैं, शायद हमको मालूम है कि पहले हमारे घर में सिर्फ रेडियो होता था। उस रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। उस रेडियो का ट्रांसमिशन भी पूरे 24 घंटे नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे नंबर ऑफ चैनल्स बढ़े। पहले एम्पलीट्यूड मॉडलिंग यही सब्जेक्ट था, एएम चैनल ही थे। अभी धीरे धीरे उसमें एफएम चैनल आ गए। उसके अलावा पहले जो रेडियो होता था वो कैथोड रे बेस्ड होता था, अभी वो ट्रांजिस्टर बेस्ड आ गया है, जिसको हम आगे जाके रेडियो को ट्रांजिस्टर भी कहा गया है।
अब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ इंजीनियरिंग का कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जब शुरुआत हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत में उसकी क्या क्या चीजें कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग के लिए यूटिलाइज की जा सकती है, क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है। उसके बाद में यदि हम मेडिकल साइंस में जाए तो सिर्फ पहले एक्सरे था, अभी उसमें सोनोग्राफी आ गई है, अभी इमेजिंग सिस्टम्स बहुत आ गई है, अभी अल्ट्रासाउंड की काफी प्रोसेसेस आ गई है, और अभी रिसेंटली तो जो ऑपरेशन है वो भी रोबोटिक्स से होने शुरू हो गए। मैकेनिकल और इस इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के मेकाट्रॉनिक्स बनाया गया है। ये एक अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांच तैयार की गई है। फंडामेंटल मैकेनिकल में भी डिजाइन पार्ट और थर्मल पार्ट, जो मशीन एलिमेंट्स है उसका एक पार्ट अलग किया गया है, और दूसरा जो थर्मल है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन है, यानी जहां गर्मी, जहां हीट यूज करके कुछ किया जा सकता है, उसको थर्मल इंजीनियरिंग कहा गया है। अब यदि हीट को हम यूज कर सकते हैं तो ठंडाई को भी क्यों नहीं यूज कर सकते, उसको रेफ्रिजरेशन कहा गया है। रेफ्रिजरेशन के बाद में और कितना ठंडा कर सकते हैं, उसको आगे बढ़े तो हम क्रायोजेनिक्स में आते हैं। तो ये अलग अलग ब्रांचेस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत जैसे हुई, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की सिस्टम बना के हम कैसे मैकेनिकल सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंजीनियरिंग में कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसे वैसे उसका एडवांसमेंट हुआ है। पहले हम देखते थे कि बिल्डिंग बनाते वक्त मेजॉरिटी ऑफ द लेबर वर्क इन्वॉल्व था। शायद ब्रिक वर्क शुरू से, खुदाई से शुरुआत हुई, फिर ब्रिक वर्क कंक्रीटाइजेशन हुआ, उसके बाद में स्लैब कास्टिंग हुआ, स्लैब कास्टिंग के बाद में फिनिशिंग में अपने टाइल्स फिटिंग का काम हुआ, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम हुआ। तो ये पहले मैकेनिकल जो है ये मैनुअल सिस्टम में किया जाता था। अभी उसके लिए भी हर एक चीज के लिए मशीन बनना शुरू हुई है। अभी इंसान यदि सुबह से उठता है और तो शाम तक के कितनी एक्टिविटीज है, यदि उसकी पढ़ाई सिर्फ हम कर सके तो शायद अभी 10 से 12% इवेंट्स ऐसे हैं जो मशीनों से किए जा सकते हैं, बाकी अभी भी मैन्युअल है। तो इसका मतलब यह है कि इंजीनियरिंग में काफी स्कोप बचा हुआ है। उस स्कोप को हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए यूज कर सकते हैं, क्या हम उसमें क्या नए इन्वेंशन ला सकते हैं, उसके लिए अलग अलग ब्रांचेस है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामने और एडवांसमेंट आया, वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस होते थे, बड़े बड़े जो संख्या के जो खेल होते थे, पहले तो शुरू में कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर के बाद में प्रोग्रामिंग आया, दैट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग है, उसमें बहुत सी लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू हम वो मैथमेटिकल मॉडल को डिजाइन करके उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको फीड कर सकते हैं और उसमें से हम हमारा सॉल्यूशन मिला सकते हैं। वो एक इंजीनियरिंग है। हर्बल मेडिसिन है। आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ एक कहावत थी कि जिसके घर में लगा बांस उसका सत्यानाश। यानी बांस के बारे में इतना निगेटिव हमारे यहाँ थिंकिंग थी हिंदू माइथोलॉजी में। यानी बांस जो है सिर्फ मरे मुर्दों को ले जाने के लिए ही काम में आ सकता है, ऐसी हमारी मानसिकता थी। हमारे जो हिंदुओं के जो उपनिषद और जो महाराज जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था। लेकिन उस बांस से चाइना ने क्या क्या बनाया, उसका यदि हम पढ़ाई किए तो आपको मैं बताऊं कि बांस जो है
एक रात में कम से कम 1 फीट भी बढ़ने वाला बांस है। बांस की अलग अलग जो प्रजातियां है, एक रात में 1 फीट बढ़ता है। उसमें कुछ लोग बोलते हैं वेदर बाम्बू इज अ ट्री और बाम्बू इज अ ग्रास और वीड। उसमें काफी दिन झगड़ा चलते रहा भारत में। लेकिन चाइना ने उस बांस से क्या क्या बनाया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि चाइना ने उस बांस से, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो बनाई हुई है, बहुत सी चीजें बनाई हुई है, कुर्सियां, टेबल, पलंग, ये तो बनाए हुए है, फेंसिंग बनाई हुई है। लेकिन उससे उन्होंने प्लाईवुड भी बनाया है। एक बाम्बू टिम्बर करके कंसेप्ट आया है। बाम्बू को, उसके जो रेशाएं है, उसके जो फाइबर्स है, उसको अलग अलग किया जाता है। उसको केमिकल प्रोसेस की जाती है। उसके बाद में उसको बॉन्डिंग के लिए एक पर्टिकुलर ग्लू डेवलप किया गया है। उस ग्लू में उसको भिगोया जाता है और वो 1200 टन के प्रेस के प्रेशर में उसको दबाया जाता है। तो जो अलग अलग रेशे हो चुके हैं, जो फाइबर्स अलग अलग हो चुके हैं, उसका बना के बाम्बू टिम्बर बनाते हैं। बाम्बू टिम्बर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ टीकवुड। अभी यदि हम भारत में है, आसाम के गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे जाएंगे तो गुवाहाटी का एयरपोर्ट जो है पूरा का पूरा बाम्बू प्रोडक्ट से बनाया गया है। वहां कम से कम 120 प्रोडक्ट्स बाम्बू से बनाए गए, डिस्प्ले किए हुए हैं। गुवाहाटी में बाम्बू मिशन के काफी प्रोजेक्ट्स है, बाम्बू मिशन के काफी शोरूम्स है। यदि कोई गुवाहाटी जाता है तो बाम्बू मिशन के कोई शोरूम में विजिट करे तो वो 120 आइटम जो है उससे आप देखे जा सकते हैं। बाम्बू से उन्होंने सिल्क बनाया हुआ, सिल्क। लेकिन चाइना उसके भी आगे चले गया। यदि सांप और मुंगूस की कभी लड़ाई हमने देखी होगी तो मुंगूस लड़ने के पहले एक पर्टिकुलर बांस के पेड़ के पास जाके उसके रूट्स खाता है। उसके जो रूट्स है, मूल जो है वो खाता है। उसके बाद में आके लड़ाई करता है। यदि जीत गया वो तो फिर जाके उसी एक पर्टिकुलर बाम्बू के जाति प्रजाति के पत्तियां खाता है, ताकि जो विष उसके शरीर में गया है उस विष को वो पचा सके। तो एंटी वेनम टेंडेंसी भी बांस में है। जो सांप काटने के बाद में एंटी वेनम इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो टेंडेंसी तक के बांस में है। तो ऐसे कई सारे मेडिसिन चाइना ने बाम्बू से बनाए गए। उसके बाद में हम यदि नॉर्थ ईस्ट में, हमारे हमारे ही देश में हम यदि नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, बाम्बू में वो लोग कुछ सब्जियां बनाते हैं। बाम्बू में स्पेशली नॉनवेज की कुछ डिशेस बनाते हैं। वो जो हॉलो पोर्शन रहता है बाम्बू का, उस बाम्बू में वो मसाला और वो मांस उसको डाल के पैक करके उसको अंगार में रख देते हैं। उसकी जो हीटिंग प्रोसेस है, ग्रेजुअल हीटिंग प्रोसेस में धीरे धीरे जब पकता है और बाम्बू का जो रस है वो जब उसमें मिलता है तो उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो है ट्रेमेंडसली ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे हम नॉनवेज खाते हैं तो शायद हर एक ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि डाइजेशन में थोड़ा सा भारी जाता है। लेकिन वही नॉनवेज यदि बाम्बू स्ट्रॉ या बाम्बू हॉलो इसमें पकाया जाए तो उसका डाइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो लाइट हो जाता है। ये हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। वहां का जो बाम्बू है उसकी करीबन डायमीटर भी 6-6 इंच तक के जाती है। बाकी अलग अलग प्रजातियां है। कुछ प्रजातियां केरल में मिलती है जिसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ हम यही बोलते कि मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा है। उसका क्या करना क्या नहीं करना वो हमको मालूम नहीं है। वो टेक्नोलॉजी हमने हमारे तरफ आई नहीं है, वो रिसर्च हमारे तरफ हुआ नहीं है।
अब जहां तक कि मैं बात करता हूं रिसर्च की, तो साइंटिफिक रिसर्च में अभी तक के हमको इंटरनेशनल कोई प्राइज मिला नहीं है। हम सिर्फ बात करते हैं कि संजीवनी बूटी वहां से लाई गई थी। अरे भैया, कहाँ है संजीवनी बूटी? मरे हुए को हम जिंदा कर सकते थे, ये हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसी ऐसी सर्जरी होती थी कि बच्चे का सर काट दिया और उसके ऊपर हाथी का सर लगा दिया, तो बोले हमने माइक्रो सर्जरी में हम बहुत मास्टर्स थे। ये ऐसे फालतू की बातें जो है, जो हमारी प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम है हिंदू भारत में, उसमें पूरा बकवास किया गया है। शायद मेडिसिन और सर्जरी का सबसे एडवांस उस कालावधि में, यदि 2500 साल पहले हम देखा जाए, तो वो हमारे कुछ यूनिवर्सिटी जो थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद में बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, जिसे खिलजी ने पूरा जला दिया था, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी में आज भी हमको वहां इस चीज के प्रमाण मिलते हैं कि हाँ, सर्जरी में वहां कुछ तो होता था। तो वो जो एरा था, वो शायद एरा ऐसा था कि हमारे साइंटिफिक रिसर्च का सबसे सुंदर और सबसे गोल्डन एरा था भारत में। लेकिन वो कैसे नेस्तनाबूद हुआ, उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। वो हिस्ट्री सभी को मालूम है, कैसी ये यूनिवर्सिटियां बर्बाद की गई है। लेकिन व्हाट हैपेंड इज हैपेंड। आगे हमने क्या करना चाहिए? हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है आज की, पूरी चरमरा गई है, पूरी चरमरा गई है। मैं जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तब शायद 82 या 83% पे ओपन कैटेगरी का एडमिशन क्लोज होता था, और रिजर्वेशन का 75% पे होता था। लेकिन ओपन कैटेगरी का यदि 82% पे क्लोज हो गया एडमिशन, तो 81.66% वाला जो लड़का है या कैंडिडेट है, वो बीएससी के लिए अवेलेबल रहता था। तो जो बेसिक साइंस, देखो इन्वेंशन जो होते हैं वो पूरे बेसिक साइंस में होते हैं, इंजीनियरिंग तो बाद में आता है। तो आज के परिस्थिति में गैट एक्सेप्ट करने के बाद में हमने जो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट पार्टी इन हायर एजुकेशन को अलाउ किया, उसके कारण जो गली गलियों पे जो मशरूम ग्रोथ हुई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की और मेडिकल इंस्टीट्यूट की, उसके कारण बेसिक साइंस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तो जो बेसिक साइंस को 81.66% वाला लड़का, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसके पास रहता था, वो जब रहता था तो शायद हमारे रिसर्च बड़े अच्छे होते थे। अभी हम जो है 40% वाले को भी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। परिस्थितियां बीच में तो ऐसी आई थी कि बीएससी को स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे। तो बेसिक साइंस को जब स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहे थे वो 40% वाले मिल रहे थे, तो कहां से हमारे इनोवेशन होंगे? तो ये भी एक सोचने वाली परिस्थितियां यहाँ भारत में निर्माण हुई है, और दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रही है। अब हमने इस सिचुएशन में का फायदा लेना जरूरी है। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी क्यों शुरू की थी? कोई पैसा कमाने के लिए नहीं की थी। कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट यदि हम डेवलप करते हैं, तो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आने वाले हर एक लड़के के माता पिता जो है उस इंस्टीट्यूट के साथ में इमोशनली अटैच होते हैं। हमने उस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, और यदि वो इमोशनली अटैच हुए तो हमारा जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है और समाज एकजुट होता है।
लेकिन बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पे हम चले ही नहीं। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी शुरू किया, मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया, औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज शुरू किया। उसके बाद में जो परिस्थितियां होनी चाहिए थी वो परिस्थितियां बद से बदतर होती गई है। एजुकेशन कम्स अंडर द वेलफेयर एक्ट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, उसमें वेलफेयर एक्ट ऑफ स्टेट में एजुकेशन की सिस्टम्स आती है। लेकिन आज की हम एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो मॉडेस्ट एक्सटॉर्शन सेंटर हो गए हैं। ये मॉडेस्ट एक्सटॉर्शन सेंटर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूं। यदि हम उस वक्त का फीस स्ट्रक्चर देखें और अभी का फीस स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे भी स्कूल इस देश में अवेलेबल है जिसकी फीस इंजीनियरिंग कॉलेज के फीस से 5 गुना ज्यादा है। कुछ देहरादून में कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ दिल्ली में है, कुछ मुंबई में है। एक अंबानी की एक स्कूल है जिसमें साल की फीस 5 लाख रुपए है प्राइमरी लेवल पे। तो ये जो ऐसी परिस्थितियां जो खड़ी की गई है तो हमारे देश में कैपिटलिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया गया है। पहले तो ऐसा था कि 97% ऑफ द टोटल इकोनॉमी वाज इन द हैंड्स ऑफ 3% पीपल। अभी ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि 98.5% इकोनॉमी इज इन द हैंड्स ऑफ 1.5% पीपल। तो ये परिस्थितियां बहुत किसी भी देश के लिए बहुत शोभनीय नहीं है। मैं इसके पहले भी बोला कि इंडिया इज अ रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल। ये कहने के पीछे मेरा वास्तव ये है, उसके पीछे मैं रीजनिंग ये देता हूं कि 83.7 crores people are governed under Food Security Act. 83.7 crores people are getting a free of cost food grains 5 kg per person per month। इस हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हमने 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर ला दिए। तो ये जो परिस्थितियां या जो स्टैटिस्टिक्स है वो खुद ही एक दूसरे को कंफ्यूज करने वाला है। तो इस परिस्थितियों में हमने क्या इंजीनियरिंग करना चाहिए? तो हमारे जो फंडामेंटल्स है, आज महाराष्ट्र की परिस्थितियां बता रहा हूं कि करीबन 1.5 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल गांवों की बंद की गई है। उसमें से मेजर स्कूल जो शहरों में थी उसको बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को दी गई है। उसके पीछे उनका स्कूल चलाने का उद्देश्य नहीं है, उसको डेवलप करने के नाम से दी गई है। वो स्कूल तो एक पार्ट रहा, लेकिन उस स्कूल के साथ में जो 20-20 एकड़ जगह है उसमें उसका इंटरेस्ट, उसमें लोगों का इंटरेस्ट है। तो ये जो कैपिटलिस्ट अप्रोच हमारा हो रहा है उसमें हम इंजीनियरिंग का कैसे महत्व टिका पाएंगे या नहीं टिका पाएंगे, वो एक बहुत विकट परिस्थिति हमारे देश पे आ रही है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस है, आईआईटीज है, एनआईटीज है, इस देश के पूरे आईआईटीज के 90% ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आईआईटी में ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो इमीडिएटली यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं। और जो हमने ये इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस पे इसलिए खर्चा किए कि हमारी इंजीनियरिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ रही है कि ये जो ब्रेन है, जिस ब्रेन के पीछे हर एक टैक्स पेयर का पैसा सरकार उसके पीछे लगा रही है, वो टैलेंट ही हमारे पास में हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां जब आती है तो इन परिस्थितियों में
अंधभक्त ज्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि जो सोचने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, वो तो बाहर देश चले गए, बाहर जाके हमारे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर एवेन्यूज है, उसको हम हमारे तक के सीमित रख के मेरी फैमिली कैसे लैविशली और लग्जरियस रहे, इसकी व्यवस्था करके हम बाहर जा रहे हैं। परिस्थितियां, हर साल करीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ से यूरोप में जाते हैं सिर्फ, उसमें से 1,25,000 स्टूडेंट्स तो सिर्फ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और वापस आने वाले शायद सिर्फ 1,25,000 लोग, 25,000 लोग हैं। वो 1.25 लाख, 1,25,000 या 1.5 लाख जो स्टूडेंट हर साल जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें से वापस आने वाले सिर्फ 25,000 है। कुछ दिन बाद वो भी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होकर खुद के लिए जॉब देखते हैं। हमारे देश में कोई रुकने को तैयार नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ओवरसीज स्कॉलरशिप सैंक्शन की गई है। पहले वो 100 स्टूडेंट्स के लिए थी, अभी 300 स्टूडेंट्स के लिए है। वो ओवरसीज स्कॉलरशिप लेके उसने वहां जाना है, पढ़ना है और वापस आके इनको रिपोर्ट करना है। अपेक्षा ये थी कि वहां से टेक्नोलॉजी लेके यहाँ इस देश में आके इस देश का प्रोग्रेस करना चाहिए। मैं उदाहरण चाइना का बताता हूँ। चाइना के स्टूडेंट्स को जब चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे चीजों में भेजती है हायर एजुकेशन के लिए, या अमेरिका उनके ऊपर बॉन्ड लिख लेती कि विद इन 15 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टर्स डिग्री इन साइंस, एमएस कहा जाता है वहां, मास्टर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग में, ही शुड कम बैक टू हिज कंट्री। और वो उस देश में आने के बाद में उसको ल्यूकोरेटिव जॉब देते हैं, वो कैसा उसी देश में रहेगा इसकी पूरी पूरी कोशिश करते, उसको बाहर नहीं जाने देते। इसलिए चाइना की इकोनॉमी हमसे कई गुना बढ़ गई है। हम क्या करते हैं, जो लड़का वहां से आया, हाँ ठीक है बेटा हो गया तेरा कंप्लीट, चलो सर्टिफिकेट सबमिट कर दो और जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा दो, आपको वहां से कॉल आएगा। ये परिस्थिति हमारे देश में है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, जाने हिंदुस्तान तेरा क्या होगा, ऐसे एक शायर ने बोला है। तो ये जो हमारी पॉलिसीज बनाई गई है, बाबा साहब ने प्लानिंग की थी 40 साल की। इस देश में 40 साल बाद कैसा होना चाहिए उसकी पूरी प्लानिंग बाबा साहब ने की थी। वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। हाउ वंडरफुल इकोनॉमिस्ट ही वाज। उन्होंने सिर्फ 4 प्रोग्राम दिए थे आपके वैल्यूएशन ऑफ रुपीज में। The government of India should exercise the following only 4 stages: nationalization of financial sectors, nationalization of agriculture, nationalization of natural resources, and nationalization of normalization of flood level. नेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स शायद 72 तक के नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने 72 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग किया, और उसके बाद में परिस्थितियां 83 के बाद में ऐसी हुई कि गैट के नाम पे हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत खुल गई, और जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स खुल गई, बैंक के कितने स्कैंडल्स कितने बड़े पैमाने पे हुए हैं हम सबको मालूम है। नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किसी ने आज तक के 76 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस की कोई बात भी नहीं कर रहा है। जैसे इजराइल में या ऑस्ट्रेलिया में नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया कि 500 एकड़ की एक खेती या 5,000 एकड़ की खेती, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव बेसिस पे बना के उसमें गवर्नमेंट ने उसमें इंसान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां यूटिलाइज करने के लिए दिया गया है। वहां का किसान कोई कंधे पे अपने वो स्प्रे गन लेके अपने खेत में पैदल चलते हुए नहीं दिखता, पूरा हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग होता है। उसका सोइंग भी जो है वो पूरा मैकेनाइज्ड वे से होता है। तो ऐसे जो परिस्थितियां नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में बाबा साहब को अपेक्षित थी। नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारे यहाँ 1.25 साल लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए थे।
उनको टेररिस्ट कहा गया। ये इस देश की उदासीनता है। नेशनलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वो पत्थर हो, वो पानी हो, वो रेत हो, वो कोयला हो, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, इट शुड बी थरोली अंडर कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये बाबा साहब ने बताए थे। जैसे उसका डाइल्यूट किया गया, माइनिंग के कितने घोटाले हुए, मिनरल्स के कितने घोटाले हुए, वो हम सबको मालूम है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लड लेवल, तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लड, एक जगह फ्लड आ रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉट हो रहा है। ये परिस्थितियां नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं? तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण बाबा साहब ने दामोदर वैली में दिया हुआ है। दामोदर वैली का प्रोजेक्ट जो बाबा साहब ने इम्प्लीमेंट किए थे, उसमें सबसे सुंदर उदाहरण नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लड लेवल का किया है। वेस्ट बंगाल में कभी भी कोई फ्लड से कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये परिस्थितियां बाबा साहब के जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स थे, इकोनॉमिकल थॉट्स थे, उसको पूरा दबाया गया, दलितों के मसीहा करके एक फ्रेमवर्क में दीवार पे टांग दिया गया है। तो ये परिस्थितियां हमको बाबा साहब की इकोनॉमिक जो थॉट्स थे, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमारी इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा गया है। उस सोशल इंजीनियरिंग में भी हमारे पास में बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन हम लोग बिकाऊ है। मैं शायद बहुत गलत स्टेटमेंट कर रहा हूं, उसके लिए मैं सबको माफी मांगता हूं। हम लोग बिकाऊ है। द इंटीग्रिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इन ए डाउट। इसके पहले की परिस्थितियां हम देखेंगे तो कभी नहीं हुआ ऐसे एलिगेशंस करप्शन के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे लगे हुए हैं। उसका पीवी नरसिम्हा राव एक उदाहरण था। तो इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन पीपल इज ऑलवेज इन डाउटफुल। तो ये इंटीग्रिटी इंटैक्ट करने के पीछे बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स और इथोस, ये एक ही चीज ऐसी है इस भारत में जो यहाँ की परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन लोग बदलने देना नहीं चाहते। अभी हम देखो, किसी भंते जी की बात कर रहे थे। मैं बोध गया काफी बार गया हूं, थोड़ा सा चिकित्सक हूं, तो लोगों के चेहरे में देखते रहता हूं। जो सचमुच यदि 10 साल किसी कोई बौद्ध भिक्षु है, तो उसके चेहरे के जो भाव है, उसमें करुणा आपको दिख जाएगी, उसमें हम्बलनेस आपको दिख जाएगा। लेकिन वहां ऐसे इतने भंते हैं कि एक रात पहले सर मुंडा के वो चिवर ये करके, क्योंकि वहां आने वाले फॉरेन डेलीगेट्स बहुत है, फॉरेन विजिटर्स बहुत ज्यादा है। अभी शुरुआत हो गई है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सबसे ज्यादा फॉरेन डेलीगेट्स वहां आते हैं। और वो थाईलैंड के लोग आते हैं, कंबोडिया के लोग आते हैं। वो भंते जी को दान, जो हमने दान परिमिता की बात की, दान परिमिता क्या होती है वो थाई लोगों से सीखना चाहिए हमने। तो उसके अंतर्गत वो काफी वहां चीजें बांटते, कुछ पैसा बांटते। उस पैसे के लिए एक दिन पहले चीवर पहन के आने वाले भंते भी बहुत दिखते हैं। तो भारत में ऐसा है कि कोई ऑथेंटिक मॉन्क ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, एक्सेप्ट दलाई लामा का जो यहाँ है अपना हिमाचल प्रदेश में। अभी शायद एक महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बन रहा है। तो ये भंते लोग जो कितने मैं आपको एक बता रहा, नागपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, काफी लोगों में मैं मिलता हूँ, काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है। आरएसएस हर साल 1000 भंते बनाता है। उसके पीछे का उनका उद्देश्य ये है कि यहाँ बौद्ध संस्कृति कितनी एडल्ट्रेटेड की जाए, उसको रोकना भी हमारे सोशल इंजीनियरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार तो मैं ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ का वहां एक रेस्ट हाउस है बोध गया में, वहां रोका था 31 और 1 दिसंबर को।
बनते जी बढ़िया दारू लाए, नॉनवेज पकाए, रूम बंद करके अपने खा रहे थे। तो ऐसे भी बनते हमने देखे हैं। वहां महाबोधि सोसाइटी में आज भी, महाबोधि सोसाइटी की क्या परिस्थिति है आपको मालूम नहीं है कि पांच जन जो है बौद्ध समाज के होना चाहिए, वो पांच में से कितने लोग असली है, कितने लोग नकली है, ऐसे ही बना के लाके वहां उनको बैठाया गया है। नाम के सिर्फ बनते हैं, बाकी पूरे अंते हैं। तो ऐसे चीजों को हमने फिल्ट्रेशन देना, उसको रोकना, ये भी हमारी सोशल इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात रही अभी बाकी की एडवांसमेंट ऑफ इंजीनियरिंग की, एक एक सब्जेक्ट पे यदि मैं बोलना चाहूँ तो काफी देर हो जाएगी। कभी एक्सक्लूसिवली उसी टॉपिक पे हम यदि आते हैं तो उस वक्त मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करके भी आऊंगा विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। हमारे जितने यंगस्टर्स है, मैं लास्ट टाइम जब एंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे मैंने कुछ बोला था, उस वक्त भी मैंने ये एक्सप्रेस किया था कि शायद मैं, मेरे सामने जो बैठा हुआ फोरम है वो बराबर नहीं है। क्योंकि जैसे अभी अब मैं देख रहा हूं कि राम हर्ष राम, इनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो हमारे यंगस्टर्स जो ग्रेजुएट हुए हैं, इनको हमको एक करना पड़ेगा। इनको हमको एंटरप्रेन्योरशिप में उनको कैसे लाया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसको ट्रेन करके उसके उद्देश्य तक के कैसे पहुंचा जा सकता, उसके बारे में बता के उसको छोड़ दिया गया। और यदि उसमें से आधे भी उद्देश्य तक के पहुंच गए तो वो हमारी इंजीनियरिंग होगी। तो ऐसे कंसेप्ट पे हमने काम करना चाहिए। हमारे ऊपर नौकरियां नहीं है, रिजर्वेशन खत्म हो गया है, गवर्नमेंट कंपनियां बेची जा रही है, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है। हम ये सब बोलते रहेंगे और सरकार उसको बेचती रहेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये समाज सोया हुआ है। वो शायद कांशीराम जी का स्टेटमेंट है कि बाबा साहब को पहले लोग जानते कम थे लेकिन मानते ज्यादा थे। अभी जानते ज्यादा है और मानते कम है। तो इन परिस्थितियों, जो ये परिस्थितियां जो हमारी समाज में अडल्ट्रेशन कर रही है, इसको भी बहुत सुधारने की जरूरत है। हमारे यंगस्टर्स, हम उनको जब कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं, खुद के घर के जो बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना भी भूल जाते हैं। ये हमारी अडल्ट्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है। पहले तो कुछ इथिक्स प्रिंसिपल पाले जाते थे, फिर हमने वो सीबीएसई पैटर्न लाया, उसके बाद में इंडो जर्मन पैटर्न लाया, उसके बाद में फ्रेंच पैटर्न लाया। ये सब पैटर्न ला ला के कैसे इसको अडल्ट्रेट किया जाए, इसकी पूरी कोशिश हुई है। और सबसे पहले हम उसको बलि पड़े हुए हैं, हम उसको सकम हुए, हम उसको सरेंडर हुए। अरे यार बहुत अच्छे स्कूल है, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, कैम्ब्रिज स्कूल, नाम से ही भेज देते हैं। तो ऐसे जो स्कूल है, जो स्कूल में उसको अच्छा नागरिक बनाना नहीं सिखाया जाता, ऐसे स्कूल, अभी हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, जिला परिषद के स्कूलों में पढ़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त के जो टीचर्स रहते थे उनके बारे में आज भी हमारे मन में रिस्पेक्ट है। अभी के टीचर और स्टूडेंट शाम को बार में मिलते हैं। तो ये परिस्थितियां जो है, इसको भी रोकना है। सबसे पहले जो हमारी जो सामाजिक जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशन से ज्यादा हमारी जो क्या स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को हमको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस फोरम में जो ग्रेजुएट लड़के हैं उनका एक संघ बनाया, ये इस उनको इस संघ में
से सम्मिलित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। और जैसे मेरे जैसे लोग हैं या और भी काफी लोग काफी सुंदर बोले कल, जो ये थे अपने, क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। तो ऐसे लोगों के द्वारा इथिक्स और प्रिंसिपल्स इंटैक्ट रखते हुए कैसे उसको आखिरी तक के पहुंचाना है और कैसे अच्छे नागरिक बनाना है, और यदि हम अच्छे नागरिक बनाए तो हम इंजीनियरिंग में सक्सेस हो सकते हैं। सी, इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच प्रिंसिपल्स, इथिक्स, जो साइंटिफिक पोस्टुलेट्स है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, उसको स्टीयर करने की मेथोडोलॉजी जो है वो इंजीनियरिंग है। तो हम कौन कौन यहाँ एक कैपिटलिस्ट है, कौन कौन यहाँ एंटरप्रेन्योर्स है, इनके पास कैसे पहुंचा जाए, इसके बजाय हम हमारे में से कैसे एंटरप्रेन्योर खड़े कर सकते हैं, इसके तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शायद कुछ शब्द मैं गलत बोल गया हूं, इसलिए मैं संघ की माफी चाहता हूं। धन्यवाद।